30 चैप्टर आपकी परीक्षा में जो 30 क्वेश्चन आने हैं इसी वीडियो से मिलेंगे, आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगे। सेम क्वेश्चन तो नहीं हम कह सकते कि सारा क्वेश्चन इसी वीडियो से आ जाएगा, ठीक है। जो चीजें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो पहले आप जान लीजिए कि इस वीडियो में आप क्या क्या देखने को पाएंगे, उसको आप शॉर्ट में यहाँ पे जान लीजिए। इसमें कुछ नकारात्मक सकारात्मक शब्दों को भी रखा गया है ताकि आप समझ पाएं। ये पूरा हर एक टॉपिक को इसमें रखा गया है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है। विकास की अवधारणा, इसका अधिगम से संबंध, आनुवांशिकता एवं वातावरण, सामाजिकरण, जीन पियाजे, संरचनात्मक दृष्टिकोण, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, लिंग पूर्वाग्रह, एल्बर्ट बंडूरा, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा, बुद्धि, बहुबुद्धि, भाषा विचार, व्यक्तिक विभिन्नता, अधिगम, समावेशी शिक्षा, अधिगम संबंधी विकार, एनसीएफ, गलतियों के बारे में, आरटी 2009, संज्ञान संवेग, चिंतन के प्रकार, आकलन, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक, ब्लूम टैक्सोनॉमी, फ्रायड, अभिप्रेरणा और शिक्षण विधियां। हमें पता है अभी भी बहुत सारे टॉपिक इसमें रह गए होंगे, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक इसमें अभी रह गया है। फिलहाल आप लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय निकाल लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। पता नहीं वीडियो कितना लंबा जाएगा, तो चलिए शॉर्ट में आपको ट्रेलर दिखाते हैं कि किस तरीके का वीडियो आपको शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। और वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, बड़ा वीडियो आप देखने में खो जाएंगे, लाइक करना भूल जाएंगे। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो आज तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं। पहला चैप्टर है आपके सामने विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंधित। इसमें जो टॉपिक हम आपको करा रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से है। तो आइए जानते हैं विकास क्या है और विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है और वृद्धि क्या है और विकास और वृद्धि में अंतर कौन समझेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि विकास के व्यापक आयाम क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है। तो बच्चा भ्रूण में सबसे पहले होता है तो उसका शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक, फिर संवेगात्मक। ध्यान रखिएगा आध्यात्मिक नाम की कोई चीज नहीं होती यहाँ पे विकास के संदर्भ में। तो अगर ऑप्शन में आध्यात्मिक लिखा होगा तो वो आप नेगेटिव ऑप्शंस हो जाएगा। इसको एज इट इज आप कहीं लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, तो यहाँ पे पीसीएस आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। अगर कोई कहे आपसे कि विकास में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा धीरे धीरे क्या है, मैच्योर हो रहा है। समझ कौशलों में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि हो रही। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो हम देखते हैं विकास के सिद्धांत क्या है। विकास सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब ये हुआ यूनिवर्सल अप्रोच है ये। चाहे आप कहीं भी जाएं, किसी भी देश प्रदेश में कहीं भी हो, विकास सभी जगह होगा। कहीं का भी बच्चा हो सभी में विकास होगा। एक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से शुरू होकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है, अर्थात कहा गया कि जीवन पर्यंत चलती है। इसी को हम कहते हैं विकास की निरंतरता का सिद्धांत। अगला है विकास परिवर्त संशोधन योग्य होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे कहते नहीं डाइट कर ले, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, तो उससे हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, पूर्णतः नहीं, लेकिन ये कहा गया कि विकास परिवर्त योग्य या संशोधन योग्य होता है। ध्यान रखिएगा विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्र कौन कौन से शुरुआत में ही हमने आपको बताए, जैसे बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और जितने भी प्रकार के विकास होते हैं, गामक विकास, वे सभी क्या है, आपस में अंतः संबंधित हैं, आपस में सह संबंधित हैं। विकास और अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं इसी बात को दूसरी तरीके से, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है, दोनों का सह संबंध है। विकास आधारित किस पर होता है, तो परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास का प्रभाव मतलब विकास पे किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो आनुवांशिकता का भी और पर्यावरण का, इन दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। भले ही आपको ये सारी चीजें पता हो, बट रिवीजन के तौर पे पूरा वीडियो आप देखिएगा, कहीं पर भी आपको कोई स्किप नहीं करना है। हो सकता है जो चीज आप स्किप कर दें वही लाइन आपकी परीक्षा में लिखी हो। बहुत ही बिल्कुल निचोड़ है इसमें, सारी किताबों का एनसीईआरटी से लगा करके प्रीवियस ईयर सब निचोड़ है इसमें। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा शैशवावस्था में आए, ठीक है, और डायरेक्ट आगे कूद करके किशोरावस्था में पहुंच जाए, या बच्चे का सामाजिक विकास हो, शारीरिक ना हो, है ना, ऐसा नहीं है। सभी विकास जो है मतलब बच्चा जो है प्रत्येक चरण से गुजरता है। आगे जीन पियाजे की जब स्टेज आएंगी तो आप और अच्छे से समझेंगे। विकास में खेल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिद्धांत आप पढ़ते होंगे, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर और सिर से पैर तथा मध्य से बाहर की ओर। बच्चे का पहले सिर का विकास होगा, फिर मतलब जैसे ये सिर है फिर ऐसे नीचे की तरफ, पहले सिर फिर बाकी के बॉडी पार्ट, और अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, इसको हम कह सकते हैं केंद्र से बाहर की ओर। और अगला पॉइंट है यहाँ पे विकास कैसे होता है, अपरिष्कृत स्थूल चालक
परिष्कृत सूक्ष्म विकास। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ग्रॉस स्किल और इधर ठीक है फाइन, तो आप इसको GF से याद रखिएगा, GF ठीक है, GF स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म विकास। पहले बड़े बड़े मतलब शरीर में जो भी अंग होते हैं, बच्चा पहले बड़ी चीजों को, जैसे पहले पैर चलाना सीखता है पूरा, फिर धीरे धीरे उंगलियां चलाना सीखता है। शरीर में इसी तरीके से शरीर के आंतरिक अंगों में पहले विकास होता है, फिर छोटे छोटे अंगों का विकास होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट। तो इसको इसीलिए हमने आपको बताया G और F से ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न रिपीट हुआ तो इंग्लिश वाला एक बार जरूर चेक करिएगा। अगला है विकास कैसे होता है, तो विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई भी बच्चा हो वो एक क्रम को फॉलो ना करे, कहीं का भी बच्चा हो क्रम एक ही रहता है, ध्यान रखिएगा, क्रम एक ही रहता है, दर अलग अलग हो सकती है, जुड़वा ही क्यों ना बच्चे हो ठीक है, या गोद लिए बच्चे हो, लेकिन दर अगर एक जैसी होगी तो दिक्कत है, दर एक जैसी नहीं होती है, होती ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते, गति कह दे दर कह दे ध्यान रखिएगा, लेकिन क्रम एक ही रहेगा। क्रम को पैटर्न भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं ठीक है। सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाए। अगला पॉइंट है विकास के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 4 साल में बच्चा चलने लगेगा, 3 साल में इसके दांत निकल आएंगे, इस प्रकार के हम अनुमान लगा सकते हैं, उसी को कहा गया कि भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन में विकास हो, स्पीड कम ज्यादा होती, वर्तुलाकार ऐसे, जैसे आपने वो देखी है ना किताबें जो होती हैं बाइंडिंग होती है इसमें, तो विकास एक सीधी रेखा में ना होकर के वर्तुलाकार होता है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है, इसी पैटर्न पे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अब जितने भी पॉइंट हमने आपको सिद्धांत से बता रखे हैं, उसी में से आपको सारे पॉइंट याद होंगे, तभी आप उत्तर कर पाएंगे। जैसे लिखा है सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। परिपक्व ये भी बात सही है ठीक है। एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी बात सही है। यहाँ पे क्या दिया है, एक समान गति से आगे बढ़े ये जरूरी नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है। सीटेट ने इस प्रश्न को 3 बार पूछा, 2012 में, 2019 में और एक बार पेपर 2 में भी ये प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, PCS फिजिकल विकास पहले होगा, कई किताबों में इसका आंसर गड़बड़ मिलता है, तो इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अब देखते हैं विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, फटाफट से 5 पॉइंट में हम जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहा जा रहा है अभिवृद्धि का मतलब ये है शारीरिक परिवर्तन, जैसे हाथ, कान, नाक, ये सब चीजें जो है, पैर, इनमें परिवर्तन। जबकि विकास में क्या आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो ऊपर आपने पढ़े हैं। अभिवृद्धि जो है किसी आंशिक पक्ष, किसी विशेष पक्ष से होती है, जबकि विकास क्या है, व्यापक आयाम है। अभिवृद्धि का मापन किया जा सकता है, लेकिन विकास को आप माप नहीं सकते हैं। अभिवृद्धि को आप देख सकते हैं कि बच्चे का कितना हाथ बढ़ रहा है, कितना पैर बढ़ रहा है, कितने सेंटीमीटर की लंबाई है उसकी, लेकिन आप विकास को नाप तोल नहीं सकते कि कितने किलोग्राम विकास हुआ। सुना है कभी? नहीं। अभिवृद्धि निश्चित आयु के पश्चात क्या है, रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत, शुरुआत से जैसे ही बच्चा भ्रूण बना ठीक है माँ के गर्भ में, तुरंत विकास शुरू हो जाता है। दूसरा चैप्टर है आपके सिलेबस में आनुवांशिकता और वातावरण। तो ये क्या है, मानव का विकास जो है ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान रहता है। आनुवांशिकता क्या है, तो इसको स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है, क्योंकि जब बच्चे का निर्माण होता है तो जो भी होना होता है फिक्स हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की, तो ये स्थिर सामाजिक संरचना है। और आनुवांशिकता क्या है आप जानते ही होंगे, माता पिता के द्वारा जो बच्चों में गुणों का ट्रांसफर होना होता है, जीन्स के माध्यम से जो गुण ट्रांसफर होते हैं, वही आनुवांशिकता कहलाती है। यहाँ पे एक प्रश्न पॉपुलर है जो पूछा जाता है, प्रकृति पोषण विवाद। यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, प्रकृति को उनको लगता है कि पर्यावरण के बारे में कहा जा रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया है कि प्रकृति का मतलब पर्यावरण से नहीं है, प्रकृति का मतलब है जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। प्रश्न आपसे पूछे कि प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है, तो ये आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित विवाद यही है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चे के विकास में आनुवांशिकता का ज्यादा रोल है, कुछ का मानना है वातावरण का, यही एक विवाद का मुद्दा है। ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे के विकास में 50-50% हो, कि मतलब 50% आनुवांशिकता हो, 50% पर्यावरण या वातावरण हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर कहीं पे दिया है तो वो गलत है। बच्चे का 70-30 भी हो सकता है ना, 60-40 भी हो सकता है, तो 50-50 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, गुणनफल होता है। अर्थात
जो बच्चे का विकास है वो पर्यावरण यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न कैसे पूछा गया इस पे आइए देखिए। थोड़ा सा तरीका बदलेगा, प्रश्न पक्का ये आएगा। अब मानव व्यक्तित्व लिखा होगा, हो सकता है डैश डैश करके पूछ ले, हो सकता है कूट दे दे, ठीक है, हो सकता है आनुवंशिकता अलग लिख दे, वातावरण अलग लिख दे, तीसरे ऑप्शन में दिया हो ए और बी। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। इस प्रश्न में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमने आपको बताया 50-50 हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, एक साथ परिचालित नहीं होते, ये भी बात गलत है, दोनों का अंतः संबंध होना जरूरी है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, वास्तविक विकास इसमें उल्टा लिखा गया है, वास्तविक विकास के लिए जरूरी है वातावरण, तो ये भी गलत हो गया। आंसर जाएगा यहाँ पे क्या, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति पोषण विवाद में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद का संबंध है आनुवांशिकी और वातावरण से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब आपको कोई हिंदी वाले शब्द ना समझ में आए तो प्लीज आप लोग इंग्लिश वाला देखिएगा, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर आपको दोनों माध्यम में मिलेगा, एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, एक तरफ हिंदी में। तीसरा टॉपिक है सामाजिकरण। नॉर्मल अगर हम एक लाइन में आपको बताएं तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, ये प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रमुख सामाजिकरण की एजेंसी क्या है, वाहक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमुख को हम मुख्य भी कह सकते हैं, गौण को हम द्वितीयक भी कह सकते हैं। आपको एक शब्द ध्यान रखना है कि प्राथमिक में परिवार ही आएगा। अब क्वेश्चंस जब बनाएगा वो तो कहीं ना कहीं परिवार देगा। अगर प्राथमिक पूछ रहा है तो परिवार वाला आंसर आप टिक करिएगा जिसमें परिवार के साथ और कुछ दिया हो, लेकिन अगर द्वितीयक पूछ रहा है तो उसमें आपको परिवार नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हैं जो पेपर बनाते हैं। देखते हैं कैसे आपको समझना है क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है सामाजिकरण के गौण वाहक कौन से। गौण के बजाय अगर द्वितीयक लिखा हो, ठीक है, या इसका कोई पर्यायवाची प्रयोग किया गया हो तो आप एक बार इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो आपको ये पता है कि परिवार प्राथमिक है तो परिवार वाला ऑप्शन होगा नहीं, ऐसे आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। विद्यालय के साथ कुछ और भी दे सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले नंबर पे परिवार है, बाकी सब बाद में। तो परिवार वाले ऑप्शन हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पे गौण यानी द्वितीयक पूछ रहा था। तो आंसर जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 4 है जीन पियाजे। इससे आपकी परीक्षा में 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चा नन्हा मनोवैज्ञानिक है, स्विस मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने शुरुआत में ही मेंशन किए हैं, क्योंकि पियाजे ये मानते हैं कि बच्चा क्या है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में है, अपनी ज्ञान की रचना का निर्माण स्वयं करता है। जो चीजें लिखी हैं वो भी सुनिए, जो हम बता रहे हैं वो भी सुनिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, इसीलिए कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने पर मत जाइए, आप वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निरंतर अभ्यास से अधिगम नहीं होता, मतलब ये मानते हैं कि अभ्यास से अधिगम नहीं होता, बच्चा खोज द्वारा सीखता है, ये ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप में संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग तथा अन्वेषण यानी खोज करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अनुभव व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को बहुत ज्यादा प्रभाव, मतलब इन्होंने समाज को बहुत ही, मतलब कह सकते हैं 1% वरीयता दी है, समाज का रोल इनके हिसाब से नहीं है। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक अनुभव इनके हिसाब से विकास को प्रभावित नहीं करता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, तो अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अनुकूलन क्या है, समायोजन क्या है, ये सब चीजें अभी हम आपको बताएंगे। पहले की पॉइंट है जिनसे परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। वैसे कहने को हम 30 मिनट में बना देते इसको, लेकिन हमें आपको टीचर बनाना है, सिर्फ सीटेट नहीं पास कराना है, ठीक है। फिलहाल मानते हैं आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन उतना ही आपको पढ़ा रहे हैं कि आप सीटेट में अच्छा स्कोर कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे अगर खुद से बात करते हैं तो पियाजे उसको क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित, आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं। इसी चीज को वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। खुद से बात करना, दोनों के मतलब अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। ये प्राइवेट स्पीच कहते हैं, ये इगोसेंट्रिक स्पीच। डिटेल वीडियो में सारी चीजें हमने आपको कराई हैं। अब पियाजे की अवस्थाएं डायरेक्ट आपको लोग बता देते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं। आखिर ये मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या हो, तो ऐसे व्यवहार जो बच्चे को जन्म से मिले, रोना, चीखना, चूसना, ये उसको कोई सिखाता नहीं है। बच्चा पैदा होता है, रोने लगता है, चीखने लगता है, अंगूठा मुंह में डाले रहता है, तो ये जन्म से ही व्यवहार मिले हैं। ऐसे व्यवहार जो जन्म से मिले उन्हें कहते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। वस्तु स्थायित्व क्या है, वस्तु के दिखने पर ना, वस्तु के ना दिखने पर भी ये लगे कि वस्तु है, ये होता है वस्तु स्थायित्व। जीववाद क्या है, निर्जीव जीवों को जीवित समझना। जैसे अब खिलौना आपके वहाँ कोई रखा या कोई गुड़िया रखी है तो बच्चा कहता है लाओ इसको खाना खिला दे मम्मी, भूख लगी इसको। या अगर कोई जैसे कोई जीप या कार है तो क्या करता है बच्चा, कहता है चलो पापा बैठो हम लोग चलते हैं घूमने। तो अच्छा, अर्थात ये कि जो निर्जीव चीजें हैं उनको भी लगता है, बच्चे को लगता है कि उसमें जान है। संक्रिया क्या है, तो किसी क्रिया को दोहराना,
अर्थात बच्चे को आपने देखा होगा कि पहले खिलौना अगर टूट जाता है या तोड़ता है और वो फिर बनाने की कोशिश करता रहता है, बनाता रहता है। ये हर बच्चे के साथ लगभग होता है। अपलटावी को ही हम अविलोमिता कहते हैं, इसी को हम अनुत्क्रमणशीलता कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या है, गिनती अक्षर लंबाई ऊंचाई के मूल स्वरूप पर वापस नहीं आ पाता है बच्चा। जैसे हमने ये लिखा है का नहीं का तो हमने इसका आंसर बता, जैसे हमने लिखा वाह और वाह को हमने ऐसे का बना दिया तो बच्चा मूल स्वरूप पे वापस नहीं आ पाएगा। ये होता है अपलटावी। संरक्षण क्या है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियों को बदल दिया जाए, ये होता है संरक्षण। अब संरक्षण का अगर अभाव होगा तो क्या होगा, मूल आकृति में परिवर्तन कर देने पर बच्चा क्या है, पुरानी आकृति को भूल जाता है। अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन क्या है, वातावरण के साथ समायोजन करना ही अनुकूलन है। अब इसकी दो ब्रांच है, मतलब इसकी दो कॉन्सेप्ट और है, आत्मसात्करण और समायोजन। आत्मसात्करण का मतलब यह है कि प्रचलित योजनाओं में कुछ आप नई जानकारी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले लाल वाला कुत्ता देखा था, फिर आगे बढ़े तो एक और कुत्ता काला देखा, पीला देखा, उसमें आप ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरिटी के आधार पे। फिर समायोजन क्या है, समायोजन में हमें क्या करना होता है, स्कीमा में हमें बदलाव करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। आपने लाल कुत्ता देखा, पीला देखा, थोड़ी दूर आप आगे चले उसी जैसा और एक और जानवर था, बट वो कुत्ता नहीं था, वो बिल्ली थी। तो यहाँ पे आपको संशोधन करना पड़ा, और जब हम संशोधन की बात कर देते हैं स्कीमा में तो हो जाता है वो समायोजन। साम्यधारण क्या है, बैलेंस बना रहता है। जैसे आपने देखा कि कुत्ता है, ये लाल है, तो लाल ही आपके माइंड में एक संतुलन बना है कि हाँ इसमें कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लाल कुत्ता देखें, एक और लाल कुत्ता देख लें, तो यहाँ पे बैलेंस जो बनाए रखता है वो होता है साम्यधारण। स्कीम्स क्या है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे सुबह उठते हैं, आप अपना मोबाइल चेक करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है, डेली का आप रूटीन बना रखें। कितने लोग करते हैं बताइएगा कमेंट करके। सारे लोग करते होंगे लगभग, कुछ लोग हो सकता है योगा करते हो या अपना करंट अफेयर्स जो भी पढ़ते हो। स्कीमा क्या है, एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। स्कीमा का मतलब है प्रैक्टिस नहीं, सेट ऑफ नॉलेज। आपके माइंड में जो चीजें चल रही हैं कि अभी क्लास के बाद ये करना है वो करना है, यही है मानसिक संरचना ही स्कीमा कहलाती है। विकेंद्रीकरण क्या है, किसी वस्तु के सभी पक्षों पर ध्यान देना, और केंद्रीकरण क्या है, किसी एक विशेषता को देखना। जैसे जब छोटा बच्चा होगा तो उसको अगर आप कोई पेन दिखाएं तो हो सकता है वो पेन के कैप पे ध्यान रखे या नीचे वाले निब पे ध्यान रखे, या हो सकता है बीच में। तो ये होता है एक ही विशेषता या एक ही केंद्र पे ध्यान देना। लेकिन जब थोड़ा सा उसकी उम्र बढ़ जाती है तो बच्चा सभी पक्षों को ध्यान में रख पाता है। ये होता है विकेंद्रीकरण। आत्मकेंद्रिता क्या है, तो इसमें बच्चे को लगता है कि जो वो कर रहा है या जो भी उसके आसपास हो रहा है सब उसी के लिए हो रहा है, उसके हिसाब से हो रहा है। अब यहाँ पे 4 स्टेज है, और ध्यान रखिएगा ये जो 4 स्टेज है बच्चा इन सभी स्टेजों से होकर के गुजरता है, ऐसा पियाजे का मानना है। हालांकि इसकी आलोचना भी हुई थी अन्य मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, बट अगर पियाजे के अनुसार पूछे तो ध्यान रखिएगा किसी भी चरण को स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्थिर है। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16 वर्ष। तो आप 4 स्टेजों की उम्र और इनके नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा। विशेषताएं जान लेते हैं। संवेदी क्रियात्मक अवस्था में बच्चा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है, तो संवेदी क्रियात्मक। गूगल पे सर्च करेंगे गलत दिखाएगा। बच्चा इस अवस्था में अनुकरण के द्वारा सीखता है। मानसिक निरूपण का गुण इसके अंदर आ जाता है। पूर्व क्रियात्मक काल यानी दूसरी अवस्था है, इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे को क्या लगता है, आत्मकेंद्रिता का भाव होता है। इस अवस्था में बच्चा ये समझता है कि दुनिया की अधिकतर चीजें उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं और वो जो कर रहा है वो सब ठीक है। और इसी में बच्चा क्या है, याद नहीं कर पाता चीजों को, अर्थात विचारों की अनुत्क्रमणीयता का गुण इसमें आता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि अनुत्क्रमणीयता का गुण किसमें आता है, तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा सजीव और निर्जीव, इसी को हम कहते हैं जीववाद, है ना। तो इसमें क्या है, बच्चे में जीववाद का अभाव होता है, अर्थात बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अपलटावी क्या है, बच्चा जोड़ तो लेगा कि 2 और 2 4 है, लेकिन उसके पीछे तर्क नहीं जान पाएगा कि कैसे 4 हुआ, ये ध्यान रखिएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी स्टेज है यहाँ पे। इसमें क्या है, इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं को देख करके मूर्त चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी और जीववाद का गुण आ जाता है, जो कि वहां पे पिछली स्टेज में क्या था, अभाव था। यहाँ पे बच्चा पर मतलब जैसे ये का वाह का हमने का बना करके बताया था, बच्चा जान जाएगा कि अगर हम ये वाली डंडा हटा दें तो ये फिर से वाह बन जाएगा। ये चीजें हैं, और बच्चा निर्जीव और सजीव वस्तुओं में अंतर कर पाता है। मूर्त चिंतन, मूर्त मतलब जो चीजें उसके सामने होंगी उसके बारे में देख करके वो चिंतन कर पाएगा। यहाँ पे बच्चे में आगमनात्मक तर्कणा का गुण आ जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा किसी भी चीज के पीछे कारण बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि संरक्षण का गुण कब आ जाता है, संरक्षण क्या ऊपर बता चुके हैं, तो इसी अवस्था में आ जाता है, संरक्षण और समावेशन।
और इसी अवस्था में क्या होता है, बालकों की जो सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा, ये प्रश्न घुमा करके पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको लिखा है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि मूर्त अनुभव से, लेकिन शुरुआत में अमूर्त लिख दिया है, बच्चे कंफ्यूज आते हैं, लास्ट वाली स्टेज लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चा जो है मूर्त अनुभव के माध्यम से सीख पाता है और तर्क कर पाता है। चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इस स्तर पर बच्चा अमूर्त चिंतन इसमें आ जाता है, बौद्धिक क्रियाएं करने लगता है और बच्चे में समस्या समाधान का गुण आ जाता है। तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि जीन पियाजे के अनुसार समस्या समाधान का गुण बच्चे में किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। स्वयं बच्चा समस्या समाधान कर लेगा। इसी में निगमनात्मक तर्कणा या फिर हम कह सकते हैं परिकल्पित निगमनात्मक तर्कणा, अर्थात बच्चा इसमें नियम के आधार पे तर्क करने लगता है और पूरा प्रूफ कर देता है जो भी चीजें उसको समझ में आती हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है और इसमें बहुत विवाद रहता है। विवाद का मतलब ये नहीं है, विवाद का मतलब यही है कि आपकी किताबों में गलत रहता है, बस यही हम कहना चाहेंगे एक शब्द में। तो ये प्रश्न है, इसमें बच्चे गलत भी करते हैं। क्वेश्चन है कि बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए, मतलब आप नई जानकारी को शामिल करने के लिए पहली जानकारी में अगर आप बदलाव कर रहे हैं तो ये समायोजन है। अब बदलाव की जगह पे संशोधन भी लिखा हो सकता है, परिवर्तन भी लिखा हो सकता है, कोई इसका पर्यायवाची शब्द यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम समायोजन कहेंगे। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपने आंसर यहाँ पे देख लिया होगा कि इसको हम कहते हैं आत्मसात्करण। जब हम नई जानकारी को जोड़ेंगे तो आत्मसात्करण है। किताबों में इसका आंसर कहीं कहीं ये मिलता है, कहीं कहीं स्कीमा दिया है, सही करिएगा आप। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत परिकल्पित निगमनात्मक तर्कणा किस अवधि में विकसित होता है, तो निगमनात्मक की बात कह रहे हैं तो यहाँ पे चौथी स्टेज यहाँ पे आ जाएगी। अब हम बात करते हैं संरचनावादी, जो कि जीन पियाजे से ही जुड़ा हुआ ये कॉन्सेप्ट है। इससे प्रश्न एक आएगा आपकी परीक्षा में। संरचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है, संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चा क्या है, एक समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में है और इस दृष्टिकोण में अवबोधन की प्रक्रिया, मतलब बोध के द्वारा बच्चा सीखता है। अनुकरण के द्वारा इसमें नहीं सीखता है, अनुबंधन के द्वारा नहीं सीखता है, अवबोध के द्वारा ये अवबोध पे जोर देते हैं। ठीक है, संरचनावादी क्या कहते हैं कि अनुबंधन ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है कि, देखिए यहाँ पे अनुबंधन नहीं होगा, अवबोधन होगा। ठीक है, अवबोधन जो है ज्ञान की संरचना के लिए आवश्यक है, जो हमने आपको ये बताया है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है और अधिगम क्या है, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा था। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के प्रतिकूल हो सकता है। प्रतिकूल का मतलब समझ रहे हैं, जो अनुकूल ना हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, देखिएगा क्या आंसर आएगा। पहले ऑप्शन में बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं, यहाँ पे सहयोग दिया जा रहा है और यहाँ पे भी बच्चे के अनुभव को प्रमुखता दी जा रही है। 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्योंकि ये अध्यापक केंद्रित ऑप्शन है। इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। प्रतिकूल और अनुकूल में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रतिकूल सकारात्मक नहीं होता है, प्रतिकूल का मतलब है जो अनुकूल ना हो, जो उचित ना हो। तो 3 यहाँ पे विद्यार्थियों के फायदे की बात कर रहे हैं, बच्चे को अवसर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे को सहयोग मिल रहा है, यहाँ पे बच्चे के अनुभव को प्राथमिकता दी जा रही है। बट ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे अध्यापक केंद्रित है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के अनुकूल हो सकता है, सॉरी अनुकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, तभी तो प्रतिकूल होगा। अनुकूल का विलोम ही होता है प्रतिकूल। वाइगोत्स्की की बात करते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी ट्रिक हमने आपको हालांकि डिटेल वीडियो में भी बताई थी। जहां पे वाइगोत्स्की आया, सहयोग की बात आपको ध्यान रखनी, सहयोगी प्रोजेक्ट दिया होगा या सहयोग देना, सहारा देना या फिर पारस्परिक या सामाजिक अंतःक्रिया की बात कही होगी। तो वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सीखने को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब इनका ये कहना है कि बच्चे का विकास समाज के बिना नहीं हो पाएगा, ये ऐसा मानते हैं। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा आती है फिर विचार आता है। जीन पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है तब भाषा आती है बच्चे में। ठीक है, अगर आपसे पूछे किस पहलू की उपेक्षा होती है, तो जैविक पक्ष की इन्होंने बात नहीं की है। कि किसकी बात है, तो सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा की बात इन्होंने की है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में अंतर क्या है। जेडपीडी भी मदद है, स्कैफोल्डिंग भी मदद है, लेकिन जेडपीडी वाली मदद बीच में जब बच्चा कुछ कार्य करते हुए फंस जाएगा, अटक जाएगा, तब देंगे। स्कैफोल्डिंग में हम मदद जो है शुरुआत में दे देंगे, यहाँ पे मदद हटा लेते हैं और यहाँ पे मदद स्थायी रहती है। एमकेओ क्या है, जिसके द्वारा मदद दी गई हो। जैसे आपकी फैमिली में या कहीं आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो होता है वो भी अपने दादी बाबा को या पापा को मोबाइल चलाना सिखाता है, तो वो क्या है, एमकेओ है। मतलब एमकेओ छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे आपके लिए एमकेओ का काम कर रहे हैं, कुछ आपको हम सिखा रहे हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा होती है, तो आप समझ गए होंगे प्रश्न देख करके। इनके सिद्धांत में सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा है, बट जैविक की कहीं पे बात नहीं की गई है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखिएगा, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, स्कैफोल्डिंग अर्थात सहयोग देना या सहारा देना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिएगा, कोहलबर्ग क्या कहते हैं। कोहलबर्ग
शुरू करने से पहले आपको बता दें, वीडियो बनाते हुए बहुत ही सावधानी रखी जाती, कोई गलती ना हो। फिर भी अगर कोई गलती होती है, आपको लगता है कि कहीं पे आपके मन में डाउट बन रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो में इसको हम जरूर सही करेंगे। ठीक है, फिलहाल बहुत ही इसको समय लगा है बनाने में। ये आपके लिए 2-2.5 घंटे का वीडियो है, 3 घंटे का। इसके पीछे मतलब 8-10 दिन की मेहनत है। आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो जब देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसी कोई किताब नहीं होगी जिसमें सारी चीजें एक पास इतने अच्छे ढंग से मिले। तो कोहलबर्ग ने सिद्धांत कौन सा दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। अब नैतिकता क्या है? नैतिक का मतलब होता है सही गलत की पहचान करना। नैतिक दुविधा अगर आपसे पूछे, इसको कहते हैं मोरल डिलेमा। ये क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां मुश्किल हो जाता है कोई निर्णय लेना। आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए, आपको घर से कॉल आ जाए कि बेटा बहुत इमरजेंसी, वापस आ जाओ, तो वहां पे आप सोचेंगे यार कि सीटेट का एग्जाम दे या फिर घर जाए। पापा ने कॉल कर दिया, मम्मी ने कॉल कर दिया, तो यहाँ पे निर्णय लेना काफी मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन को कहते हैं नैतिक दुविधा, कोहलबर्ग के अनुसार। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, आपके पास आपको कहा जाए 50 लाख रुपए, एक तरफ आपका परिवार हो, एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फाइनल कोई डिसीजन ले लेते हैं, अर्थात तीनों में एक चुनने की दुविधा नैतिक दुविधा कहलाती है। लेकिन अगर आप फाइनल डिसीजन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगली पॉइंट में कहा गया है नैतिक तर्कणा क्या है? सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया नैतिक तर्कणा कहलाती है। मतलब आपने डिसीजन ले लिया कि हमें सीटेट का एग्जाम देना है, घर से फोन आया, देखा जाएगा जो बाद में होगा। तो ये इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। ध्यान रखिएगा, तर्कणा अलग है, दुविधा अलग है। अब यहाँ पे स्टेज की बात कर लेते हैं। पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, 3 स्तर दिए, 6 अवस्थाएं। कई जगह उल्टा मिलता है, 3 अवस्थाएं और 6 स्तर देता है। तो जहां तक मुझे जानकारी है, एनसीईआरटी और सारे स्रोतों से हमने देख लिया है, 3 स्तर है, लेवल 3 है और अवस्थाएं 6 हैं। ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला स्तर होता है, इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, अर्थात बच्चे को सही गलत की जानकारी नहीं होती। हर लेवल में 2-2 स्टेज हैं। तो आइए देखते हैं पहली स्टेज क्या कहती है। ऑर्डर एंड पनिशमेंट स्टेज, जिसको हम आज्ञा एवं दंड की अवस्था कहते हैं, या दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो भी काम करता है वो दंड से बचने के लिए करता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। दंड और भय से बचने के लिए काम करता है, उसको सही गलत की जानकारी नहीं होती है। मम्मी कह रही है कि बेटा चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चा खा रहा है। लेकिन मम्मी ने जैसे डांट दिया, एक थप्पड़ पड़ेगा, अभी चॉकलेट खाओगे दांत खराब हो जाए, तुरंत बच्चे ने रख दिया चॉकलेट दंड से बचने के लिए। सही गलत का उसको पता नहीं कि नुकसान करेगा इसलिए नहीं खाना है, बट अगर डांट पड़ गई तो वो रख देता है। ये होता है क्या होता है? पहली अवस्था है। यहाँ ठीक है। दूसरा देखिए, अहंकार की अवस्था, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता है। इसमें बच्चा क्या है, उसको अगर आप कुछ दोगे तभी काम करेगा, वरना नहीं करेगा। बेटा से कहो बेटा एक गिलास पानी लाओ, कहेगा पहले में चॉकलेट दिलाओ, या आपने मम्मी वो कहा था कि ना शॉपिंग कराएंगी या वहाँ घुमाने ले जाएंगी, पहले वो करो तभी देंगे। तो इसमें बच्चा तभी कोई काम करेगा, टिट फॉर टैट। इस अवस्था में बालक अपने कार्य मतलब अपनी इच्छा पे कार्य करता है। ये होती है दूसरी स्टेज, इगोसेंट्रिक स्टेज। कन्वेंशनल लेवल यानी दूसरा स्तर है यहाँ पे, इसमें भी 2 स्टेज है। पहले यहाँ पे पर्सनल अकॉर्ड स्टेज, अर्थात प्रशंसा की अवस्था, इसको परस्पर एक रूप अभिमुखता भी कहते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल भी कहते हैं। इसमें बच्चा जो काम करेगा वो इसलिए करेगा ताकि समाज या उसके घर वाले प्रशंसा करें। इसमें बालक समाज को अच्छा लगने वाला व्यवहार करता है जिससे वह प्रशंसा प्राप्त कर सके। इसमें बालक प्रशंसा व निंदा को समझने लगता है। ठीक है, तो ये हो गई पहली स्टेज। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी स्टेज, अधिकार संरक्षण अभिमुखता यानी सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इसमें क्या करता है बच्चा, इस अवस्था में बालक कानून व्यवस्था को ध्यान में रख करके काम करता है। बालक इस अवस्था में हर काम को स्वयं की पहचान स्थापित करने के लिए करता है। इस अवस्था में बालक अच्छे व नैतिक व्यवहार को महत्ता देता है। मतलब ये हुआ कि इसमें बच्चा ध्यान रखता है कि सिग्नल नहीं तोड़ना है, या अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो टिकट ले लेना है। सारे जो कानून समाज के द्वारा बनाए गए हैं, सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उनको ध्यान में रख करके कार्य करता है ताकि उसकी पहचान बने। अगला है यहाँ पे उत्तर परंपरागत। उम्र की बात करें 13 वर्ष से ऊपर इसमें बच्चा आ जाता है। इसमें बच्चे के अंदर ये समझ आ जाती है सही क्या है गलत क्या है। हाई स्कूल में बच्चा अगर है तो उससे पूछो तो नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन जब देखिएगा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको पता चल जाता है कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर हम रूल तोड़ रहे हैं तो क्या है। तो यहाँ पे क्या है, सामाजिक समझौते की अवस्था अर्थात सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता कहते हैं। इस अवस्था में बालक समाज से संपर्क या समझौते को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करता है ताकि उसका समाज से रिश्ता ना टूटे, है ना। उसे डर रहता है कि समाज के साथ उसका रिश्ता ना टूटे, समझौता ना टूटे। लेकिन ये भी वो समझने लगता है कि अगर समाज मान जाए, है ना, जैसे इंटरकास्ट में शादी करनी है, अगर पहले तो इसको लगता है कि हाँ ये गलत है, लेकिन अगर उसको लगता है कि समाज वाले तैयार हैं, समाज की सहमति हो, तो हम नियमों को बदल सकते हैं, कहीं भी अगर जाति या धर्म में शादी कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझा रहे ताकि आपको पेपर तक याद रहे, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यूनिवर्सल एथिक्स है यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, विवेक की अवस्था। इस अवस्था पे बहुत कम ही लोग पहुंचते हैं, अर्थात इसमें बच्चा अपने विवेक का प्रयोग करने लगता है और अपने बनाए गए नियमों के आधार पर चलता है। साथ ही साथ दूसरे के फायदे के लिए बच्चा क्या है, अपनी जान पर भी खेल सकता है। इसमें आ जाते हैं जैसे आपके महात्मा गांधी जी हो गए, है ना, और APJ अब्दुल कलाम। मतलब दूसरों को भला सोचना, सिर्फ अपना ही भला नहीं,
सबका भला हो, ऐसी सोच इसमें आ जाती है। क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे निर्णय लेने में चिंतन का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे दुविधा तो है नहीं, यहाँ पे मोरल रीजनिंग है, नैतिक तर्कणा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिएगा, अब यहाँ पे कोहलबर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि कोई भी अगर अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ भी होती है और बुराई भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आलोचना की गई कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। आलोचना ये की गई कि इनका जो प्रयोग था, इनका जो सिद्धांत था, वो सिर्फ पुरुषों की बात करता है, महिलाओं की बात नहीं करता। अर्थात कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर का हिसाब किताब नहीं दिया। कोहलबर्ग क्या कहते हैं कि कोई भी बच्चा इन सभी अवस्थाओं से होकर के गुजरेगा और ये अवस्थाएं क्रम में उनको हम बदल नहीं सकते कि बच्चा पहले लास्ट वाली स्टेज में पहुंच जाए, ये संभव नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि अंतिम अवस्था में कभी लोग पहुंचते हैं जो दूसरों का भला सोचे। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। स्तर 1 में नैतिकता का अभाव होता है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस स्तर में नैतिकता का अभाव होता है या अनुपस्थिति रहती है, तो स्तर 1। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था यानी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है, अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई, यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करते हुए कहा कि आज अपना लंच। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, खाना एक्सचेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा, परंपरागत स्तर में ये बात कही जा रही। आगे बढ़ते हैं, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा हुआ है यहाँ पे, बट हैबिट पड़ी हुई है। देखिएगा यहाँ पे आंसर होगा, कोहलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं लिंग पूर्वाग्रह। लिंग क्या है? तो ये एक सामाजिक अवतरण है, सामाजिक संरचना है। पूर्वाग्रह क्या है? ऐसी बातें जिनका कोई प्रमाण न मिले, अर्थात ऐसी कुछ धारणाएं जिनका कोई प्रमाण न मिले, कहीं लिखित ना हो, कोई किसी ग्रंथ में कहीं लिखित प्रमाण न मिले। एक प्रश्न पक्का है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इस टॉपिक से 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे लिंग पूर्वाग्रह क्या है। भेदभाव है यहाँ पे, पुरुष और स्त्री के बारे में कही गई बातें जिसका कोई प्रमाण ना हो, जैसे कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाए, लड़कियां घर का काम करेंगी, चौका बर्तन करेंगी, और लड़के जॉब करेंगे, या पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये है लिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, कक्षा में अगर ऐसा हो रहा है, क्लास में हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करें, ऐसी भूमिकाओं में बच्चों को ना रखें जिसपे ऐसा कुछ बात कही जा रही हो, अर्थात आप पारंपरिक भूमिकाओं में रखें, और अगर आप बातचीत करके इसको दूर करेंगे तो बेहतर तरीका होगा। तीसरा ऑप्शन है, लड़के और लड़की को आप समानता की दृष्टि से देखें, समान अवसर दें, खेलकूद, संगीत प्रतियोगिता, कुछ भी हो रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पे लिंग है, तो देखिए हिंदी में तो यहाँ पे लिंग ही लिखा होगा, लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो जेंडर लिखा होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जेंडर पूछेगा अगर इंग्लिश में, तो यहाँ पे शारीरिक संरचना कुछ लोग बताते हैं, लेकिन क्या है, ये गलत है। आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचना। लिंग क्या है? सामाजिक संरचना है। अब यहाँ पे अगर जेंडर भी लिखा होता है हिंदी में या अंग्रेजी में, तब भी आंसर यही जाएगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन जरूर चेक करिएगा। एल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं? एक प्रश्न हो सकता है पूछ लिया जाए, बट सीटेट में बहुत कम पूछा जाता है, तो हम इसको शॉर्ट में जान लेते हैं। बहुत छोटी सी थ्योरी है। एल्बर्ट बंडूरा क्या कहते हैं? एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। ध्यान रखिएगा, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो है सामाजिक सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत। उन्होंने समाज की बात कही है, ठीक है, और संस्कृति की बात कही है, बट एल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है ये अनुकरण पे जोर देते हैं। इनके अनुसार बच्चा मॉडल प्रतिरूप आधारित सीखता है। ये सिद्धांत के कुछ और नाम है, इनको आप देख लीजिएगा, पढ़ा चुके हैं इसके पहले डिटेल वीडियो में। ठीक है, इसका महत्व क्या है? सिद्धांत का निष्कर्ष क्या निकला कि बच्चा क्या है, बच्चा कैसे सीखता है? तो मॉडल के द्वारा सीखता है, इसलिए शिक्षक क्या करे? आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान या मॉडल प्रस्तुत करे, बुरे व्यवहार जो है प्रस्तुत ना होने दे, स्व नियंत्रण की विधि अपनाए बच्चा। आइए देखते हैं सीटेट ने इस पर प्रश्न कैसे पूछा हुआ है। डायरेक्ट आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बंडूरा ने दिया, जो कनाडा के निवासी थे। सोच रहे हैं वीडियो रुक गई ना, पानी पी रहे थे। देखिएगा एल्बर्ट बंडूरा से क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ध्यान रखना ये मॉडलिंग पे जोर देते हैं, अनुकरण प्रतिरूपण पे जोर देते हैं, ये इनका पासवर्ड है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम भारत में बात करें तो इसमें नाम आता है गीजूभाई बधेका का, बट सीटेट में ऐसा कभी पूछा नहीं गया है, बट अगर इस बार पूछ लिया जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए। वैसे जॉन डीवी इसके लिए जाने जाते हैं। बालकनी शिक्षा है क्या? जहां पे क्या हो, अधिगम में अधिगमकर्ता की पहल और प्रयास शामिल हो, यानी बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दी जाए, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को सुना जाए, उनको प्रमुखता दी जाए, बच्चों के अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाए, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां हो, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी समझ, स्वयं की समझ निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बात करते हैं प्रगतिशील शिक्षा या प्रगतिवादी भी इसी को कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें खोज को प्रोत्साहन दिया जाता है वातावरण के द्वारा, बच्चा सक्रिय अन्वेषक के रूप में, बच्चा करके सीखे, परियोजना प्रोजेक्ट मेथड से सीखे, सहयोग के द्वारा सीखे।
स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, ऐसा मानती है प्रगतिशील शिक्षा। और इसमें बच्चा समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन पर भी जोर दिया जाता है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब 20 मिनट में 30 मिनट में लोग बाल विकास की तैयारी करा रहे हैं, पूरे सीटेट की तैयारी 1 घंटे में करा रहे हैं, तो ये 2-3 घंटे का वीडियो देखने से क्या मतलब। देखिए आप पास तो हो जाएंगे बट ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको चीजें हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत से करा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें दुख होता है कि माहौल ऐसा है यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, कि लोग ट्रिक्स और टिप्स के पीछे मरे जा रहे हैं, उसको ज्यादा देख रहे हैं। खोखला ज्ञान है वो, खोखला ट्रिक्स से अगर आप पास हो भी जाते हैं, आप कभी जीवन में अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। डिटेल जानकारी अगर आपको है तो आप कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक के पीछे भागेंगे तो एक दिन आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, ठीक है। हमने देखा है 1-1, 1.5 घंटे में यार सीटेट की तैयारी करा रहे हैं। मतलब बाकी सारे लोग बेवकूफ़ हैं जो साल भर पढ़ाते हैं, हम अपनी ही बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, ऑफलाइन ऑनलाइन भी है, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो साल भर पढ़ाते हैं। उनको उनकी मेहनत के हिसाब से उनका काम ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा है, टिप्स बता रहा है, वो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया है तो हम चाहेंगे यार आप लोग इसको सपोर्ट करो, जो मेहनत कर रहा है आपके लिए उसको सपोर्ट करो। ट्रिक टिप्स वाला भी देखो, अब नहीं कहते मत देखो, बट इसको आप लोग थोड़ा आगे बढ़ाओ इस वीडियो को, ठीक है। बहुत मेहनत से इसको बनाया है, देखिएगा यहाँ पे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार हम समय सारणी में परिवर्तन कर सकें। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन का मतलब भी हम बच्चों के हिसाब से परिवर्तन कर सकें। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, तो बच्चों को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रगतिवादी शिक्षा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पुनर्बलन अनुबंधन, यहाँ पे एकमात्र लिखा है, और पाठ्य पुस्तकों, तो ये तीनों गलत हो गए। समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर बल देती है। बात करते हैं बुद्धि की, तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि संपूर्ण मानसिक क्षमताओं का योग है। बुद्धि नवीन परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बुद्धि के वर्गीकरण की, तो यहाँ पे सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, ये गैरेट का वर्गीकरण था और इसी पैटर्न पे थॉर्नडाइक ने भी अपना वर्गीकरण दिया। इसको हम डिटेल वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। शारीरिक आयु या वास्तविक आयु ये जन्म तिथि से निर्धारित होती है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है तभी से आपकी वास्तविक आयु काउंट की जाती है। मानसिक आयु 1905 में एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रांस के बेने साइमन, इनके द्वारा प्रश्नावली का निर्माण किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले प्रयोग, तो ये भी अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा स्टर्न के द्वारा दी गई है। कई जगह इसका आंसर टर्मन मिलता है, बट सीटेट इसका स्टर्न नहीं मानता है। स्टर्न नहीं सही है, क्योंकि सबसे पहले जो सूत्र आया था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे विलियम स्टर्न ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि, देखिए सूत्र सबसे पहले किसने दिया? स्टर्न ने ही दिया, इसीलिए इनको माना जाता है जनक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले जो सूत्र आया था वो ये था, ये क्या है? IQ = MA/C। इस पे पैटर्न पे क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, 2 चीजें देख करके तीसरी निकलवाई जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। MA मतलब बच्चे की वास्तविक आयु, नहीं सॉरी, बच्चे की मानसिक आयु, हाँ माँ ऊपर रहती, तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। बाद में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम था टर्मन, उन्होंने इसमें 100 से गुणा भी किया, तब ये सूत्र पॉपुलर हुआ थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा। अगर ये वाला सूत्र पूछे तो टर्मन, और अगर आपसे पूछे प्रतिपादन किसने किया तो आप स्टर्न के साथ जाइएगा। ये टेबल है, इसमें आप देख लीजिएगा, इसको हम पहले भी डिटेल वीडियो में करा चुके हैं। बुद्धि के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो 1 कारक अल्फ्रेड बिने, 2 कारक स्पीयरमैन, 3 कारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक, बहुबुद्धि कहे तो हार्वर्ड गार्डनर, समूह कारक कहे तो थर्स्टन, प्रतिदर्श कहे तो थॉमसन जाएगा, पदानुक्रमिक कहे तो वर्ट तथा वर्णन, आश्चर्यजनक कहे तो BS ब्लूम, त्रिआयामी कहे JP गिलफोर्ड, का और खा का सिद्धांत कहे तो हैब ने दिया, त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। संज्ञानात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? संज्ञानात्मक विकास बुद्धि का सिद्धांत तो जीन पियाजे ने दिया। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी हमने अलग से पॉइंट कर लिया है कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, और बहुबुद्धि का है, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, 8 प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने, तो ये हार्वर्ड गार्डनर को ध्यान रखिएगा। इन तीनों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको त्रिआयामी, तो 3 आयाम है, 1 2 3, 3 कारक स्पीयरमैन, ठीक है, 3 कार कौन लाया? स्पीयरमैन लाए, तो ऐसे याद रखिएगा 3 कार स्पीयरमैन लाए। त्रितंत्र, रोबोट जो है 3 तंत्रों से मिलकर के बना है, रॉबर्ट, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप लिखिए कहीं। स्टर्नबर्ग ने जो बताया है त्रितंत्र सिद्धांत, ये वाला
ठीक है, इसमें कौन कौन सी 3 प्रकार की बुद्धि थी? तो विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है, इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, इसीलिए हमने ऐसे क्वेश्चंस को रखा है जो आपके डाउट रहते हैं हमेशा, उनको आज हम क्लियर करने वाले हैं। कि अतिरिक्त लिखा हो तो मतलब समझिएगा प्रश्न नेगेटिव है। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि स्टर्नबर्ग के तंत्र सिद्धांत में कौन सा एक नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, अनुभविक लगा देते हैं, उनको लगता है कि बच्चा अनुभव के द्वारा सीखता है, बट ये गलत है। ठीक है, अनुभविक बुद्धि की बात इन्होंने की है। बात किसकी नहीं की? तो सामाजिक बुद्धि की बात नहीं की। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत। सीटेट यहीं से प्रश्न डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत था, उसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। तार्किक गणितीय, इसमें बच्चा तर्क, समस्या समाधान, इस प्रकार की जो चीजें होंगी वो इसके अंतर्गत आएंगी। दैशिक बुद्धि, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका पासवर्ड हम आपको डायरेक्ट बताते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है। उत्तर वैयक्तिक आप कब लगाएंगे? जब बच्चा दूसरों के व्यवहार को समझे। अंतर वैयक्तिक, जब व्यवहार दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को समझे, यहाँ पे दूसरे देश है। ठीक है, अंतः वैयक्तिक कब है? जब बच्चा अपनी भावनाओं, इच्छाओं पर नियंत्रण करे। इसको इग्नोर करिए आप, इग्नोर करने का मतलब ये पूछा नहीं जाता है। इन तीनों को आप ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरे व्यवहार को, अपने भावनाओं तथा इच्छाओं पर नियंत्रण। प्रकृतिवादी में प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, पासवर्ड ये कहता है इनका, पासवर्ड में आपको मिलेगा वैविध्यपूर्ण लिखा होगा या विविध तरीके से लिखा होगा या विलक्षण योग्यता होगा बच्चे में। तो यहाँ पे प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा, वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करते शिक्षिका, तो ये किससे संबंधित होगा? ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, तो यहाँ पे कहा जा रहा है भाग्य वाली बात कोई सही नहीं होगी, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वैकल्पिक विधियों से पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को। अगला देखिएगा, भाषा और विचार। ध्वनिग्राम, इसको हम स्वनिम भी कहते हैं, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता। और स्वनिम जो है किसी भाषा की ध्वनि अवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है, जैसे थ, फ, च, क, प, च, कुछ भी आप कहें। रूपग्राम क्या है? तो अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई रूपी है। गूगल पे सर्च करेंगे जस्ट उल्टा दिखाएगा, वो गलत है, सर्च करके देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से एक पक्का पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? तो प्रारंभिक बचपन काल है। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आते हैं, भाषा बाद में आती है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले विचार। ट्रिक हमारी क्या कहती है? जब आप पियाजे लिखेंगे तो इसमें छोटी की मात्रा आएगी, जब आप विचार लिखेंगे तो छोटी की मात्रा आएगी। ये ध्यान रखिएगा, विचार पहले आएगा पियाजे के साथ। इसी तरीके से जब आप वाइगोत्स्की लिखेंगे तो बड़ा का डंडा आ रहा है, जब आप भाषा लिखेंगे तो बड़ा का डंडा आ रहा है। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में डायरेक्ट फिट हो जाएगा। भाषा के बारे में चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। स्किनर क्या कहते हैं कि, स्किनर का ये मानना है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो आप आंसर लगाएंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ करके कैसे भी प्रश्न आ जाए आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो ट्रिक हमारी आपको याद होगी, आंसर करिएगा फटाफट से। पियाजे और विचार, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। वैयक्तिक विभिन्नता, हालांकि ये पहले ही थोड़ा सा लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। वैयक्तिक विभिन्नता की बात सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने की थी, इन्होंने ही बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। वैयक्तिक विभिन्नता के क्या क्षेत्र हो सकते हैं? तो शारीरिक आधार पे वैयक्तिक विभिन्नता हो सकती है, रुचि के आधार पे आपको हो सकता है ऑनलाइन पढ़ना पसंद हो, किसी को ऑफलाइन, किसी को समोसा पसंद हो, किसी को टिक्की पसंद हो, ये सारी चीजें क्या रुचि के आधार पे, किसी को कुर्ता पैजामा पसंद हो, किसी को पैंट शर्ट पसंद हो। बुद्धि, संवेग, भाषा, सीखने का तरीका, यौन, संस्कृति, शिक्षा, इन सभी आधार पे वैयक्तिक विभिन्नता हो सकती है। प्रश्न पूछा गया कि एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नता के क्षेत्र क्या हो सकते हैं? ये सभी क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के आधार पे, चरित्र और सीखने के आधार पे। अगला देखिएगा, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करेंगे, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करेंगे, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराएंगे, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ा हुआ है बट हैबिट पड़ी हुई है, तो याद कराना गलत है, हम क्या करेंगे? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे। अगला देखिएगा, अधिगम क्या है? ठीक है, सीखना इसी को कहते हैं, इसी को लर्निंग कहते हैं। तो अधिगम भी एक, जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अधिगम विकास अंतः संबंधित है, जटिल तरीके से संबंधित है। सीखना क्या है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये व्यवहारवादी मानते हैं ऐसा। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्जित व्यवहार की प्रकृति अपेक्षाकृत स्थायी होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है, सभी जगह होती है। अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित होता है। अधिगम का संबंध अनुभवों की नवीन व्यवस्था से होगी। अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम हेतु एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। अधिगम क्या है? समायोजन में सहायक है। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाए जा सकते हैं।
ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि व्यवहार में परिवर्तन क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या, अधिगम है। किन किन चीज़ों का प्रभाव इस पर पड़ता है, वातावरण का, बालक का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का, परिपक्वता का, अभिप्रेरणा का, सीखने का समय और थकान का, इच्छा शक्ति का भी प्रभाव इस पर पड़ेगा, अध्यापक की भूमिका का भी प्रभाव पड़ेगा, सीखने की विधि, बुद्धि, वंशानुक्रम, वातावरण, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। थॉर्नडाइक ने नियम दिए हैं। प्रमुख नियम की बात करें, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 प्रमुख नियम थे। गौण नियम की बात करें तो 5, इससे बहुत डिटेल में नहीं पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, आप सीखने के लिए तत्पर हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस के द्वारा सीख रहे हैं, यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये आप शॉर्ट में बस जान रखिए। सार्थक अधिगम क्या है, ठीक है, तो सार्थक अधिगम में क्या क्या चीज़ें जरूरी है। जब बच्चा सक्रिय, बच्चा समस्या का समाधान करके सीखे, वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चा सक्रिय अन्वेषक है, ये सार्थक अधिगम के लक्षण यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चा क्या है, अगर प्रश्न पूछ रहा है तो मतलब सार्थक हो रहा है अधिगम। सक्रिय रूप से बच्चे भाग ले रहे हैं, संवाद परिचर्चा के द्वारा सीख रहे हैं, दैनिक जीवन से सीख रहे हैं जोड़ करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। क्वेश्चन है, देखिए, पुरस्कार, व्याख्या, परीक्षण, तो ये निगेटिव है तीनों, सॉरी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्यों, क्योंकि एक ही कक्षा में तरह तरह के बच्चे होते हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको हम एक साथ लेकर के चलते हैं, ये होती समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, अर्थात तो ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो, हर वर्ग के हर प्रकार के बालकों को एक साथ एक कक्षा में एक विद्यालय में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि एक ही कक्षा में तरह तरह के बच्चे होते हैं। पिछड़े बालक, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, हर प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। उद्देश्य क्या है इसका, समावेशी शिक्षा क्यों लाई गई, इसकी बात क्यों की गई, तो बच्चों में विशिष्ट बच्चों की पहचान करना और किसी भी असमर्थता का पता लगा करके उसको दूर करने का प्रयास करना, विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बना करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करना, जागरूकता की भावना का विकास करना, बच्चों में आत्मनिर्भर की भावना का विकास करना आदि। समावेशी शिक्षा में सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा में दाखिले से वंचित न रह जाए। समावेशी शिक्षा में सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चे को, चाहे वो शारीरिक रूप से अपंग हो या फिर किसी भी प्रकार का बच्चा हो, शिक्षा के समान अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। आंगनवाड़ी, स्कूली शिक्षा से भी किसी भी प्रकार से रोका नहीं जाएगा। समावेशी शिक्षा में सुनिश्चित किया जाए कि शारीरिक विकलांगता और मानसिक रूप से अपंग बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए शैक्षिक संस्थानों को, गैर शैक्षिक संस्थानों को विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए जो स्पेशल एजुकेशन मतलब विशेष बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो। डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर हो, तो ये विचारधारा है समावेशी शिक्षा की। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, दया दिखाएंगे आप, सहानुभूति नहीं। समानुभूति आप दिखा सकते हैं लेकिन सहानुभूति नहीं। समानुभूति का मतलब है समान अनुभूति, उसके जैसा अनुभव करना। कोई दुखी है तो हम भी कहते हैं हम आपके दुख दर्द को समझ सकते हैं, तो यहाँ पे केवल लिखा है, ये भी गलत हो गया। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। रटने पर बल देना लिखा है यहाँ पे, एक ही तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर होगा 4th ऑप्शन। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला देखिएगा, अधिगम संबंधी विकार। 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा यहाँ से। डिसलेक्सिया क्या है, तो ये पठन संबंधी विकार है। डिसग्राफिया ये लेखन अक्षमता है। डिसकैल्कुलिया ये गणना संबंधी विकार है। अफेजिया ये भाषा संबंधी विकार है। ADHD में बच्चा एकाग्रता नहीं कर पाता, एकाग्रता में कमी होती है। अप्रेक्सिया क्या है,
तो पढ़ने लिखने बोलने संबंधी समस्या अप्रेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल, लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। वह हाथ एवं आंखों के बीच सामंजस्य संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। प्रश्न पूछा गया कि गतिक कौशलों में अधिगम निरोगिता क्या कहलाती है, तो आप आंसर लगाएंगे यहाँ पे डिस्प्रेक्सिया के साथ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हमने नहीं लिए हैं, यहाँ पे जिसमें आप फंस सकते हैं वही लिया है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन और ये वाला। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, और ये एक विकार है जो शारीरिक रूप से बच्चा अक्षम होगा वो लिख नहीं पाएगा, इसलिए इसका उत्तर जाएगा डिस्ग्राफिया के साथ, पहला ऑप्शन। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 की। इससे आपकी परीक्षा में लगभग 10 नंबर का रोल रहेगा। वैसे तो पूरा 90 अंक इसी पे डिपेंड होता है, लेकिन 10 नंबर आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। एनसीएफ तैयार कौन करता है, तो एनसीईआरटी तैयार करता है। एनसीएफ ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है, तो रचनावाद से प्राप्त की है। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक का रोल क्या है, शिक्षक सुविधादाता है, सुगम करता है, फैसिलिटेटर है, अर्थात चीजों को सरल तरीके से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करता है। एनसीएफ के अनुसार कक्षा 10 की परीक्षा कैसी हो, ऐच्छिक हो, बच्चों को अवसर मिले अपने अपने विषयों को चुनाव करने का। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन कैसे हो, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन मेथड के आधार पे हो। एनसीएफ के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। क्या कहता है एनसीएफ कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, कक्षा कक्ष को विभिन्न गतिविधियों से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, मतलब बच्चे अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, ठीक है, आस्थावान बने, ऐसी शिक्षा दी जाए। ठीक है। एनसीएफ के कुल 4 संस्करण हैं। 1975 में पहली बार आया, फिर 88, फिर 2000, फिर 2005 में, फिर 2022 में आने वाला है। सुझाव क्या थे कि विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने के लिए मजबूर ना किया जाए, बच्चों की अवलोकन क्षमता का विकास किया जाए। कुछ यहाँ पे सूत्र हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर का प्रयोग किया जाए। सबसे ज्यादा शिक्षा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ज्ञान को सूचना मानने से बचा जाए। ठीक है, ऐसी कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसको आप डाक के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें असफलता का प्रतीक है। ज्ञान के परिमार्जन हेतु बच्चों की अंतर्निहित शक्तियों का विकास किया जाए। मूल्यों को उपदेश, तो अगर कहीं क्वेश्चन के ऑप्शन में उपदेश वाली बात कही जा रही है तो बच्चे को हमें उपदेश के माध्यम से नहीं, वातावरण के माध्यम से सिखाना है। शिक्षण में रोचक विधियों का प्रयोग किया जाए, अर्थात व्याख्या विधि का प्रयोग कम से कम किया जाए। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। समुदाय के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए। शिक्षक की भागीदारी और साथ ही साथ अनुसंधानों में शिक्षक की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा को आदान प्रदान की वस्तु बनाई जाए। कुछ और सुझाव है भाषा से संबंधित। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को गृह कार्य न दिया जाए, लेकिन सब देते हैं। अब एनसीएफ कहता है तो आपको ध्यान रखना है, हर चीज का संबंध वास्तविकता से नहीं होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा की शिक्षा कैसी हो, तो मातृभाषा हो। भाषा शिक्षण का रूप भाषिक हो, अर्थात प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कक्षा में घरों प्रत्येक भाषा को सम्मान दिया जाए। प्राथमिक स्तर की भाषा का माध्यम क्या हो, तो राजभाषा। कुछ और सुझाव दिए गए हैं। शिक्षा कैसी हो, बाल केंद्रित हो। जॉन डीवी के अनुसार जो इन्होंने त्रिस्तरीय बताया है, जिसमें बच्चा यानी शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये त्रिस्तरीय है जॉन डीवी के अनुसार, इस पर आधारित हो शिक्षा। ठीक है। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। उत्सुकता जागृत करे, शिक्षण कौशलों पर आधारित हो, कला और विज्ञान दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, निदानात्मक उपचारात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाए, क्रियाशीलता पर आधारित हो, बच्चे करके सीखें, शिक्षण का मुख्य आधार विद्यालय का बालक हो, शिक्षण की समस्त प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक आधार पर संपादित की जाए, शिक्षण व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो। क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका क्या है, तो शिक्षक सुगम करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इनमें से कौन सा एनसीएफ 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, नहीं, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे रटने वाली बात कही जा रही है, यही नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। हालांकि एनसीएफ आरटीई इस पे अलग से हमने डिटेल वीडियो कराया है, पेपर से पहले जरूर देख करके जाइएगा। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम आई बटन में लिंक लगा दें, बट आप एक बार एनसीएफ 2005 बाई वनडे एग्जाम स्टडी यूट्यूब में लिखिएगा, ऐसे ही आप आरटीई, ऐसे ही सारे टॉपिक को आप सर्च करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन।
ठीक है, लर्निंग एंड नहीं हुआ, लर्निंग विदाउट बर्डन, अर्थात शिक्षा बिना बोझ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए ये वाला अपकमिंग एग्जाम के लिए, एनसीएफ 2005 शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे आप इसको? इसमें यह कहा गया है शांति शिक्षा में कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अब यहाँ पे त्रुटियों से प्रश्न आता है, त्रुटियां हैं क्या? तो अगर बच्चा गलती करता है तो पहली बात तो यह है कि त्रुटियां अधिगम का ही हिस्सा है, ठीक है। अगर त्रुटियां करता है तो बच्चा सीख रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी, मतलब समय के हिसाब से हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है। सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा आपकी परीक्षा में। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटियों के संबंध में सबसे ज्यादा उपयुक्त है? दंड देने वाली बात गलत है, शिक्षक का अनुकरण करना चाहिए। त्रुटियां क्या हैं? बच्चों की गलतियां खिड़की के समान होती हैं, यह जानने के लिए किस प्रकार से बच्चा सोचता है। अर्थात अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगर त्रुटियां आप सुधार नहीं पा रहे तो इसका मतलब है सिस्टम में कहीं दिक्कत है, शिक्षक शिक्षा व्यवस्था असफल है। वीडियो को रोक करके आप सवाल को पढ़ें और समझें। आरटीई 2009 क्या कहता है? तो आरटीई जो है संविधान में एक संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 2002 में। प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल राष्ट्रपति थी उस समय, और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, कानून बनाया गया। 86 संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं, 1 अनुसूची है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे लिखा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 2016 में। और अगर आपसे पूछ ले किस संविधान संशोधन, तो आप 86 लगाइएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले किस अनुच्छेद में कहा गया कि माता पिता का कर्तव्य होगा, तो 51 का में, ठीक है। इस केंद्र सरकार इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। राज्य सरकारों का यह दायित्व होगा कि इस अधिनियम की धाराओं का कठोरता से पालन करें। एडमिशन के लिए किसी बच्चे से कोई शुल्क या राशि नहीं ली जाएगी। विद्यालय में बच्चों को प्रवेश आयु के अनुरूप दिया जाएगा। 6 से 14 कहा जा रहा ना, ये भी कहा गया कि इसमें कक्षा 8 तक फेल नहीं कर सकते। तो आपसे पूछ सकता है किस नियम में ये कहा गया कि कक्षा 8 तक बच्चे को फेल नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 किलोमीटर दायरे में प्राथमिक विद्यालय तथा 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। शिक्षकों की संख्या भी निर्धारित की गई है। इसको आप वास्तविकता से मत जोड़िएगा, सभी विद्यालयों में इसका पालन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। 91 से 120 होंगे तो 4 शिक्षक, 60 बच्चे होंगे तो 2 शिक्षक, और अगर 200 से अधिक बच्चे हो रहे हैं तो 40:1 रहेगा, 40 बच्चों पर 1 टीचर। उच्च प्राथमिक में क्या है? 1:35, 35 बच्चों पर 1 टीचर। प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक होगा। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इनके लिए अलग से शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। कुल कार्य घंटे, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तो कक्षा 1 से 5 छोटी कक्षा है 200, अब बड़ी कक्षा हो जाएगी 20, बढ़ा दीजिएगा 220। इसी प्रकार से कक्षा 1 से 5 800 घंटे, और इसमें 200 बढ़ा दीजिएगा, 6 से 8 ये घंटे आप याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह पूछे तो 45 घंटे। निम्नलिखित रचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, बी ऑप्शन सही होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो चीजें टॉपिक उसमें थ्योरी में नहीं लिखी हैं वो क्वेश्चन के माध्यम से हैं। तो यहाँ पे दिव्यांग बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो ये 6 से 18 होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नॉर्मल कहेगा तो 6 से 14। आगे देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसमें बच्चे गलत करते हैं, किताबों में भी गलत है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के हिसाब से पूछ रहा है। सिर्फ अगर ये पूछता कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा तो आपका आंसर 4th वाला जाता। ये अधिकार आधारित का मतलब ये हुआ कि बच्चों का अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का ये मानवतावादी अधिकार है कि उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए। चैप्टर नंबर 21 है संज्ञान और संवेग। संवेग है क्या? तो वुडवर्थ कहते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। डर, गुस्सा, प्रेम, क्रोध, हर्ष, उल्लास, ये क्या है? संवेग के कुछ उदाहरण हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, खुश हैं, तो आप अच्छा सा
जो भी आप पढ़ेंगे, बोध करेंगे, वो आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आर्थिक रूप से परेशान है आप, शारीरिक रूप से कोई दुख दर्द है, पीड़ा है, या फैमिली में कोई एक्सपायर हो गया, कोई चाहने वाला आपका कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई है, तो आपका मन नहीं लगेगा। अर्थात ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है ना। द्विदिशी का मतलब यह है कि दोनों के बीच एक पारस्परिक क्रिया होती है। संज्ञान और संवेग अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है, संबंधित है। एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था जंजोग का मानना है कि ये अलग अलग है, संज्ञान और संवेग अलग अलग, तो उनके केस में आप अलग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया है कि संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध है। यहाँ पे कहा जा रहा स्वतंत्र है, गलत हो गया। एक दिशी है, गलत हो गया। द्विदिशी है, दोनों का आपस में संबंध है, एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। चिंतन प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो भी तो आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं। तो ये बात हुई चिंतन की। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपसारी एवं अभिसारी चिंतन की। तो अपसारी चिंतन क्या है? जब आपके सामने कोई समस्या है तो आप यहाँ पे कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करें। प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि सृजनात्मकता का संबंध किससे है? तो अपसारी चिंतन से। ठीक है, अपसारी का मतलब एक से ज़्यादा कई सारे आंसर हो, कई सारी चीज़ों को आप सोचें, वहाँ पे सिर्फ एक ही पे डिपेंड ना रहे। इसके द्वारा खोजा गया समाधान जो होगा वो ओपन एंडेड होगा, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया गया। इसी को हम आगमनात्मक अथवा सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। अब सृजनात्मकता क्या है? तो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। अभिसारी चिंतन क्या है? इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। अगर हम आपको दूसरे तरीके से बताएं तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपका उत्तर आएगा नई दिल्ली, सबका उत्तर एक आएगा, ये है अभिसारी चिंतन। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि भारत में कितने ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम घूमने जा सकते हैं, तो अलग अलग आंसर आएगा। वो क्या है? जब अलग अलग आंसर आए तो अपसारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इसके द्वारा खोजा गया समाधान क्या होता है? बद्ध अंत होता है, फिक्स होता है। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता। इसे हम निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। आलोचनात्मक चिंतन क्या है? जिसमें दोष और गुण दोनों की आप परख करें, वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। क्वेश्चन है यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? क्वेश्चन है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन, तो ये संबंधित है अपसारी चिंतन से। अगला देखिएगा, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, तो अलग अलग सोच है, कई सारी सोच है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा सृजनात्मकता के साथ। इसका आंसर कई किताबें गलत लिखती हैं और कई लोग भी इसका गड़बड़ करते हैं, तो हमने सोचा इसको भी ले लेते हैं। प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, डैश के साथ संबंधित तथ्य। इसको हमने विद प्रूफ आपको बताया था कि एनसीईआरटी में क्या कहा गया है। एनसीईआरटी में अपसारी चिंतन कहा गया है। आयोग ने भी यही आंसर दिया, बट कई किताबों ने इसका आंसर प्रतिभा छाप दिया है। कई लोग भी आपको प्रतिभा ही पढ़ाते हैं, वो गलत है। सृजनात्मकता क्या है? पढ़िए। तो सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता ही सृजनात्मकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आकलन की। अगला टॉपिक है यहाँ पे आकलन। असेसमेंट हम क्यों करते हैं? तो यहाँ पे एक सीधे शब्दों में अगर आपको बताएं तो आकलन जो है शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं ये शिक्षण अधिगम का ही एक हिस्सा है। क्यों करते हैं हम? ताकि बच्चों में जो भी गलतियां जो बच्चे कर रहे हैं उसमें हम सुधार कर सकें। अर्थात बच्चे जो सीखने में गलतियां कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, उनमें हम सुधार कर सकें। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। उद्देश्य क्या होते हैं आकलन के, ये हम यहाँ पे समझते हैं। तो उद्देश्य क्या होते हैं? जैसे हमने कुछ पढ़ाया बच्चे को और फिर हमने आकलन कर लिया, तो पता चलता है कि हमारा शिक्षण कितना प्रभावशाली है, क्या कमी है, हमने जो शिक्षण विधियां प्रयोग किया था, हमने जो लेसन प्लान अप्लाई किया था, क्या वो सही हुआ, उसके सही उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है आकलन से क्या होता है? शिक्षण की भी परिपुष्टि हो जाती है। दूसरा पॉइंट है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। आकलन के बाद हमें यह पता चलता है कि कहाँ पे हमें सुधार की आवश्यकता है, उस हिसाब से हम शिक्षण विधि में, बैठने के तरीके में या फिर सहायक सामग्री में हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो अवधारणाओं जो आप पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर कोई भ्रांति है, कोई डाउट है बच्चे को, उसको भी हम क्लियर कर पाए। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिलता है। तो आकलन के बाद क्या होता है? टीचर को भी पता चलता है कि क्या चीज़ें उसकी शिक्षण में कमी रह गई हैं और कैसे वो अपने शिक्षण को बेहतर बना सकता है। तो यहाँ पे फीडबैक भी मिलता है।
अब तरीके क्या है यहाँ पे, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियां, ये क्या है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के कुछ उदाहरण है। जब आप आकलन करते हैं तो बच्चे को ग्रेड देते हैं या फिर कोडिंग का प्रयोग करते हैं, अंक देते हैं या फिर क्रेडिट संचय प्रणाली का प्रयोग करते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। तो अगर हम आकलन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, जो हमने आपको ऊपर ही बताया, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालिता, मतलब जो आपने शिक्षण विधियां और भी जो सहायक सामग्री उसका प्रयोग किया है वो प्रभावशाली है कि नहीं है, इसमें भी सहायता करता है। आगे हम बात करते हैं विद्यालय आधारित आकलन। ये क्यों शुरू किया गया, इससे क्या फायदा है। विद्यालय आधारित आकलन शुरू करने के फायदे ये हैं क्योंकि जो कक्षा के टीचर होंगे, अध्यापक होंगे, वे अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर कोई बाहरी एग्जामिनेशन में आप आता है वाइवा लेने, तो आपके अंदर भी अजीब सा डर रहता है कि यार एग्जामिनर बाहर से आया है, पता नहीं क्या पूछ लेगा। ऐसा डीएलएड, बीएड और एमए, बीए जो भी आपने किया है, इंटर में भी आपने इन चीज़ों को फेस किया होगा। तो इसीलिए विद्यालय आधारित आकलन को आगे प्रमोट किया गया, अर्थात बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा अपने शिक्षक शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए ये सीखने में संवर्धन करता है। आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके सभी विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास निश्चित किया जा सके, इसकी भी प्रतिपूर्ति की जाती है विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। शिक्षक व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना भी रखता है विद्यालय आधारित आकलन, क्योंकि ये विद्यालय की जिम्मेदारी है। विद्यालय के जो शिक्षक होंगे उनकी ये जिम्मेदारी है, स्वामित्व की भावना उनके अंदर होनी चाहिए कि वे अपने बच्चों को बेहतर ढंग से आकलन करें और संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करें। सीखने के लिए आकलन क्या है, तो इससे बच्चों को मोटिवेशन मिलता है, अर्थात ये प्रेरणा को बढ़ावा देता है। अब हमें अगर आकलन को अपने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है तो हम क्या करें, हम एक ही तरीके से बच्चे का आकलन ना करें कि सिर्फ परीक्षा ले ली है और हो गया आकलन। हम कुछ एक्टिविटी के द्वारा आकलन कर सकते हैं और भी बहुत सारे तरीके हम प्रयोग कर सकते हैं। वही बात कही जा रही है, अगर हमें आकलन को उपयोगी और रोचक बनाना है तो शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, विविध तरीकों का प्रयोग करें। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर नीचे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अगर हम जूम करते तो क्वेश्चन ये बड़ा हो जाता। कोई बात नहीं, आपके अंदर समझ विकसित करनी है, हमें क्वेश्चन आपको याद नहीं कराना है। सबसे अच्छा तरीका पूछ रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंत में शैक्षणिक में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, शिक्षक के द्वारा नहीं, बाह्य एजेंसी के द्वारा सत्र की समाप्ति पर। तो आकलन लगातार चलता रहना चाहिए क्योंकि ये शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला देखिएगा प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन जो हमने आपको बताया है, विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है। परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देती है। देखिए, ज़्यादा हमें परीक्षण पे जोर नहीं देना है, ठीक है, टेक्निकल बातें बच्चे नहीं समझ पाएंगे। बेहतर क्या है यहाँ पे, रचनात्मक प्रतिपुष्टि, यहाँ पे फीडबैक भी मिल रहा है जिससे बच्चे जो है अपने सीखने में कुछ बेहतर कर पाएंगे। संवर्धन का मतलब है कि बढ़ा सकते हैं अपनी जो भी उन्होंने ज्ञान सीखा है उसमें आप संवर्धन करा सकते हैं आकलन के द्वारा। अब यहाँ पे ये वीडियो हमने आपको 2 से 3 बार अलग अलग चैप्टर में बता रखा है। फटाफट से हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उन लोगों ने नहीं देखा हो। बिल्कुल ट्रिक से हमने आपको बताया था कि ऑफ हम कब करते हैं मोबाइल अपना, या डोर, या फिर आपका जो मेन गेट है घर में जहाँ आप रहते हैं, तो हम सबसे लास्ट में करते हैं जब हम दिन भर का पूरा काम कर लेते हैं, लेट जाते हैं तो कहते हैं लाइट ऑफ कर दो और दरवाजा बंद कर दो और मोबाइल स्विच ऑफ कर दो या मोबाइल लॉक करके रख दो। अर्थात ये अधिगम के अंत में होता है, जो आपने सीखा है उसका होता है। इसमें विद्यार्थियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ये अध्यापक केंद्रित है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये अंत में होगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे आपसे पूछे कि एक टीचर कोई एक्टिविटी करा रहा है, वो एक्टिविटी पूरी हो गई है पूरा कुछ, या पूरा कोर्स हो गया, जैसे कक्षा 8 में बच्चा है, कोर्स पूरा हो गया है, सबसे लास्ट में कर रहा है, तो वो क्या है, वो अधिगम का आकलन है, जो भी उसने पढ़ा है उसका। के लिए आप कब लगाएंगे, इसको आप विशेषकर इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। के लिए आप तब लगाएंगे जब आप ड्यूरिंग प्रोसेस करें, पढ़ा रहे हो, बीच बीच में पूछते चले क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन आंसर मेथड का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें अध्यापक विद्यार्थी दोनों की भूमिका होती है और दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। अधिगम के समान आकलन आप कब लगाएंगे, एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, इसी को हम कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। इसमें जब आप स्वयं कर रहे हो, बावर्ची खाना बनाते समय खुद चेक करता है, आप
इसमें खुद करें या फिर अपने दोस्तों से, अपने छोटे भाई बड़े बहन से, मम्मी पापा से करवाएं आकलन। मतलब आप कह दें कि लो ये हमने याद किए, सुन लो, याद है हमें कि नहीं है, तो इसमें विद्यार्थी की भूमिका अधिक होती है। अधिगम में आकलन क्या है, असेसमेंट इन लर्निंग, ये साथ साथ चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये जटिल रूप से अंतः संबंधित है, पता भी नहीं चलेगा और आपका आकलन हो जाएगा। एनसीईआरटी की किताबों में आपने देखा होगा, पढ़ाते पढ़ाते कुछ साइड में साथी में एक्टिविटी वो कराते रहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी पर आधारित। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को स्वयं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है कि अब खाना बावर्ची बना रहा है और लिख रहा है खाना पकाते समय चखता है, तो ये खुद ही चख रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा सीखने के रूप में आकलन। कई किताबों में इसका आंसर डिफरेंट मिलता है, बट अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आंसर यही रहेगा, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग, क्योंकि वो खुद कर रहा है। मूल्यांकन क्या है यहाँ पे, तो मूल्यांकन भी शिक्षण या शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। उद्देश्य क्या होता है इसका, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। बच्चों का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब निरंतर या लगातार, व्यापक का मतलब सभी पक्षों का मूल्यांकन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये है जो शैक्षिक पक्ष, जो आप सिलेबस में जो भी चीजें पढ़ाते हैं और इसके साथ ही साथ सह शैक्षिक मतलब जो भी आप एक्टिविटी कराते हैं उसका भी मूल्यांकन। तो ये हो गया आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, पाठ्यचर्या क्या है, तो पाठ्यचर्या का मतलब है विद्यालय का संपूर्ण कार्य। जो भी विद्यालय के अंतर्गत आप जो भी चीजें कराते हैं वो सब पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये आरटी 2009 के द्वारा अर्थात शिक्षा के अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि सीखने को किस प्रकार से अवलोकित किया जाए और किस प्रकार से रिकॉर्ड को बेहतर बनाया जाए। बच्चों के मूल्यांकन करने के कारण क्या है, क्यों मूल्यांकन करते हैं, तो प्रगति और उपलब्धि स्तर के बारे में पता लगाने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। मूल्यांकन से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन से, मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में, तो आप समझ गए होंगे मूल्यांकन क्या है, शिक्षण या शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है। अगला देखिएगा, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आंसर ही टिक हो गया है, बाय डिफॉल्ट रेड हो गया है। समझ गए होंगे आप कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि के स्तर को जानने के लिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, केवल संरचनात्मक, केवल संकलनात्मक, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलनात्मक, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकलनात्मक, अर्थात सतत एवं समग्र, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है, संरचनात्मक और संकलनात्मक। अगला प्रश्न देखिएगा, मूल्यांकन की कुछ प्रक्रिया मापन पर आधारित होती हैं, इसमें ज्ञानात्मक पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक, ये तो आप सब जानते ही होंगे, ओरल टेस्ट है ना, रिटन और प्रैक्टिकल वाला जो होता है। गुणात्मक विधियां क्या है, ये भावात्मक, निदानात्मक, विकासात्मक आधारित है, जैसे संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या होता है, तो विद्यालय में प्रत्येक बच्चे का संचयी अभिलेख होता है, ये उसके मूल्यांकन में सहायक होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है, ये भी एक प्रकार का विद्यालय अभिलेख है, यहाँ पे व्यवहार होता है बच्चे का कि क्लास मतलब जो भी जितने दिन विद्यालय में बच्चा रहा है उसका व्यवहार कैसा रहा, कितनी बार उसने लड़ाई की बच्चों से, मारा पीटा, या कितनी बार उसने मदद की बच्चों की, इसके व्यवहार का उसमें डेटा रहता है। रेटिंग स्केल क्या है, इसमें बालक की मनोवृत्ति एवं अभिरुचियों का मूल्यांकन किया जाता है। अब बात करते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण की। तो निदानात्मक में आप जानते हैं बच्चों की त्रुटियों का पता लगाते हैं कि बच्चे कहाँ पे गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, उपचार करते हैं त्रुटियों को सुधारने के लिए। आप पढ़ चुके हैं, ये हर टॉपिक में एक एक क्वेश्चन आएगा, लगभग बाल विकास में एक हिंदी में, एक आपका मैथ में, सभी में आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ कमजोर बच्चों को ही नहीं, इसकी आवश्यकता मंद बुद्धि, समस्याग्रस्त, सामान्य, विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों को इसकी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम सभी के साथ हो सकती है। पोर्टफोलियो क्या है, तो विद्यालयों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए, अब इसमें सिर्फ भाषा ही नहीं होता है, अगर ये क्वेश्चन भाषा के संदर्भ में पूछा जाएगा तो भाषा संबंधी, वरना आप ये ध्यान रखिएगा कि विद्यालयों में एक डेटा होता है बच्चों का, उसमें बच्चों की पूरी प्रगति स्तर का पूरा लेखा जोखा
होता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, अधिगम निरोगिता का आकलन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम कमियों को पता लगाएंगे निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी की। शॉर्ट में हम इसको समझा देते हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 1956 में एक अपना कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। 3 डोमेन इन्होंने बताए हैं, सीखने के 3 क्षेत्र बताए, स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं लिख लीजिए, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष अर्थात कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो इससे पूछे जाते हैं, बट इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ज्ञानात्मक पक्ष में क्या आ जाएंगे, 6 स्तर है, ये कभी कभी आपसे सीक्वेंस पूछ लेता है। तो पहले क्या होता है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। 6 स्टेप आपको याद होने चाहिए और सीक्वेंस में याद होने चाहिए। इसको हम ट्रिक बता देते हैं कैसे आप याद करेंगे। जैसे आज से लगभग 7-8 साल पहले कभी आपने सुना होगा कि मोबाइल नाम की कोई चीज होती है, अर्थात आपकी नॉलेज में था कि मोबाइल नाम की कोई चीज होती है ना। फिर क्या है, आपने क्या किया, आपने उसके बारे में जाना कि हाँ मोबाइल से हम फोन कर सकते हैं, ठीक है, फ़ोन कर सकते हैं, किसी को टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपने जानी कि घर बैठे आप दूर दूर तक बात कर सकते हैं। तो ये आपको अवबोध हुआ इसके बारे में, ठीक है, अर्थात नवीन ज्ञान के प्रति आपकी समझ विकसित हुई। फिर क्या है, फिर आपने उसका प्रयोग किया, आपको मोबाइल मिल गया, आपने परिस्थिति के अनुसार उसका प्रयोग करना सीखा। मोबाइल की जगह पे आप कोई और चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सबसे पहले किसी चीज़ की आपको नॉलेज हुई, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर उसका आपने प्रयोग किया, फिर क्या है उसका आपने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या अच्छा है, ठीक है, ये आपने एनालिसिस किया। फिर क्या है, संश्लेषण है, इसमें आपने सभी चीज़ों को मिला करके एक साथ संयोजित किया, अर्थात विषय सामग्री के विभिन्न अंगों को नई समग्रता के साथ संयोजित किया जा सके, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, इसके स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए विश्लेषण किए गए तत्वों को एकत्रित करके अपनी सृजनात्मकता का उपयोग करते हुए एक नवीन वस्तु का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। हालांकि इस टैक्सोनॉमी को बाद में अपडेट किया गया, उसकी भी बात अभी हम यहाँ पे करेंगे। लास्ट में हमने क्या किया, उस मोबाइल के बारे में मूल्यांकन कर दिया कि हाँ इसमें बातचीत तो अच्छी हो जाती है, लेकिन टेक्स्ट मैसेज जब हम करते हैं तो लेट से जाता है, देर में रिप्लाई आता है, या डिलीवर नहीं होता है, या नेटवर्क अच्छा नहीं पकड़ता, या बैटरी कम रुकती है। तो लास्ट में आपने मूल्यांकन कर दिया। मूल्यांकन पठन सामग्री की उपयोगिता के परीक्षण करने से की क्षमता से संबंधित है। यह परीक्षण निश्चित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। ये सर्वोच्च स्तर है। प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर क्या है, तो मूल्यांकन। और अगर आपसे पूछ ले संशोधित टैक्सोनॉमी के हिसाब से, तो उसकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे। अभी ये फिगर है जिसमें संशोधित किया गया है, इसको आप देख लीजिएगा कि 2 चीज़ों में इन्होंने बदलाव किया है, ठीक है, विश्लेषण और मूल्यांकन को यहाँ पे अपडेट किया है। तो जब संशोधित के हिसाब से पूछेगा तो आप उस हिसाब से उत्तर लगाइएगा। ये प्रश्न सीटेट ने पूछा है, कहीं पर यहाँ पे ब्लूम का जिक्र नहीं है, बट बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। पूछा जा रहा है सीखने का क्षेत्र क्या है, बच्चों को लगता है यहाँ पे कि अनुभव के द्वारा बच्चा सीखता है, ये लगा देते हैं, बट ये गलत है। आंसर होगा भावात्मक क्षेत्र। इसीलिए बता रहे हैं हर एक टॉपिक, जो तुक्का ट्रिक वाली आप वीडियो देख रहे हैं वो काम नहीं आएंगी, ठीक है। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी पेपर आप हल नहीं कर पाएंगे। खुद को आप खुश कर सकते हैं कुछ समय के लिए कि यहाँ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, खोखला कॉन्फिडेंस है वो, यहाँ पे भावात्मक होगा इसका आंसर। अगला देखिएगा, फ्रायड। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बट जान लीजिए फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया। अगर आपसे पूछ ले लिबिडो की संज्ञा किसने दी है, तो सिगमंड फ्रायड। काम शक्ति को उन्होंने क्या कहा, लिबिडो कहा है, ठीक है। और इनका क्या कहना था कि फ्रायड के अनुसार यह काम शक्ति जीवन के प्रारंभ में ही विद्यमान रहती है, जिसका प्रदर्शन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है, तो 5 अवस्थाएं हैं, बस इतना शर्ट में आप जान लीजिए। मोटिवेशन क्या है जानते ही होंगे आप, वुडवर्थ की एक परिभाषा है यहाँ पे, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह तत्परता है जो किसी व्यवहार एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित की जाती है। लेकिन अभिप्रेरणा तभी काम करेगी जब आपको आवश्यकता हो। जैसे सीटेट एग्जाम आपको क्वालिफाई करना आपकी आवश्यकता है, कोई अगर आपको मोटिवेट करता है तो आप पूरी मेहनत से उसकी तैयारी कर रहे हैं। अर्थात आवश्यकता क्या है, आवश्यकता किसी प्राणी की एक जैविक अवस्था है जो किसी कमी या अति के कारण उत्पन्न होती है। किसी चीज़ की कमी है तभी तो आपको आवश्यकता होगी। अगर आपके पास किसी चीज़ की अति होगी तब भी हम सोचेंगे यार इसको क्या करें, है ना। जैसे बहुत सारी कोई चीज़ आपके पास आ जाए इतनी ज़्यादा मात्रा में हो, तो फिर आप सोचेंगे इसको कहीं हम बांट दें, दान कर दें। अंतर्नोद क्या है, अंतर्नोद प्राणी की वह आंतरिक ऊर्जा होती है जो उसे
क्रियाशील बनाती है। जब अंतर्नोद किसी लक्ष्य या उद्देश्य से संबंधित हो जाता है तो उसे प्रेरक कहते हैं। अभिप्रेरणा कितने प्रकार है? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण किया है। यहाँ पे हम मेन समझते हैं दो प्रकार के, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक का मतलब क्या है? जब बच्चे को भूख लगी, ठीक है, और उससे पहले ही स्वयं यानी अपनी इच्छा द्वारा कार्य करना आंतरिक अभिप्रेरणा, जैसे माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाना। लेकिन बाहरी अभिप्रेरणा क्या है? जब बच्चा रोने लगे तब दूध पिलाया जा रहा है, तो ये बाहरी है। अंतर समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में ही तो जान है। अभिप्रेरणा की विशेषता क्या है? तो अभिप्रेरणा क्रियाशील होती है, ये एक साधन का काम करती है। साधन साध्य हम आपको बता चुके हैं। साधन क्या होता है? जिसके माध्यम से हम कहीं जाते हैं, सबको पता है। साध्य क्या है? जहां हमें जाना है। अभिप्रेरणा मानव के व्यवहार से प्रभावित होती है। आगे देखते हैं यहाँ पे शारीरिक परिस्थितियों का प्रभाव प्रेरणा पर पड़ता है। क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पैटर्न पे प्रश्न आ सकता है, तभी हमने वही प्रश्न लिए हैं जो संभावित आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे भी फ्रेम कर ले, आपको यहाँ पे समझना है कि प्रश्न पूछना क्या जा रहा है। खुद ही परिश्रम कर रहा है, कोई से कह नहीं रहा है, अर्थात वो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिएगा, ये कुछ सिद्धांत हैं प्रेरणा से संबंधित, जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये फ्रायड ने दिया था, इनके सहयोगी थे युंग और एडलर। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। शारीरिक सिद्धांत, ये अभिप्रेरणा शारीरिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? तो क्लार्क हल ने। क्षेत्र सिद्धांत दिया कुर्ट लेविन ने। प्रेरकों के प्रकार जान लीजिएगा। प्राकृतिक प्रेरक जो आपको जन्मजात, इसको जन्मजात प्रेरक भी कहते हैं, आपको जन्म से मिले हैं, भूख, प्यास, नींद, क्रोध, काम, मलमूत्र, त्याग आदि। कृत्रिम क्या है? जो आपको बाहर से मिले, प्रशंसा, उन्नति, निंदा, दंड, पुरस्कार, ये आपको बाहर से मिलते हैं। अब यहाँ पे आगमन निगमन विधि को हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो आगमन विधि कैसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा संबंधित है? इसमें से दे देंगे 3 ऑप्शन और 1 निगमन विधि से। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आगमन का मतलब है बच्चे को पहले उदाहरण बताएं, फिर उससे संबंधित नियम या सूत्र बताएं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसी में चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये बहुत पूछा जाता है कि आगमन विधि का संबंध किससे है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। इसी तरीके से जस्ट इसका उल्टा हो जाता है निगमन विधि में। इसमें क्या होता है? सूक्ष्म से स्थूल, सामान्य से विशिष्ट, अज्ञात से ज्ञात, प्रमाण से प्रत्यक्ष। तो इसमें से 3 इसमें से कोई ले लेगा, कि इसमें से पूछ लेगा अलग कौन सा है। तो ऐसे आपको करना है। यहाँ पे एक लाइन में जान लीजिएगा कि विभेदात्मक अनुदेशन क्या है, ठीक है, इसको जानना जरूरी है। एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। विभेद का मतलब क्या होता है? आप बदलाव करें, है ना। तो बच्चों की अनुदेशन का मतलब यह है कि आप अपने शिक्षण में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण व्यवस्था में बदलाव करना ही विभेदित अनुदेशन है। कुछ शिक्षण विधियां उनके प्रतिपादक हैं, हालांकि इसका डिटेल वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं क्वेश्चंस के साथ। नहीं देखा तो शिक्षण विधियां आगे वनडे एग्जाम स्टडी लिखिएगा, वीडियो मिल जाएगा। 30 टॉपिक इसमें लिए हैं। अगर कोई टॉपिक कम रह गया है, कुछ टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि अलग से कराया जाना चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे। अगर आप एक दिन पहले भी कमेंट कर देंगे परीक्षा के, तो भी हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑन करके रखें। तो किंडरगार्टन फ्लोबेल की है, मारिया मॉन्टेसरी यानी मॉन्टेसरी विधि जो है मारिया मॉन्टेसरी की है। खेल विधि के जनक है हेनरी कुक। डाल्टन विधि हेलन पार्खस्ट की है। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी की है। खोज विधि को ही हम ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि के नाम से जानते हैं, आर्मस्ट्रांग ने दी। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी। वैज्ञानिक विधि गुडवार स्केट्स ने दी। इन सारी चीज़ों को आप फटाफट से लिख लीजिएगा। हम इसको स्क्रॉल कर देते हैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और EVS मैराथन का लिंक अभी इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, उसको आप यहीं पे क्लिक करके देख लीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए, इसका मतलब है पूरी शिद्दत से वो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे इसी तरीके से हमने EVS का मैराथन कराया था, हिंदी का मैराथन कराया था, संस्कृत का, वो तीनों वीडियो यहाँ पे बन करके आ रहे हैं, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आप 30 में से 25 प्लस स्कोर जरूर करेंगे। बाल विकास में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।